मैंने कहा, करीम भाई, ये तुम भी जानते हो कि इतनी जल्दी इतने टॉप सीक्रेट की बातें मिस्टर पांडे से मालूम करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा टारगेट यही है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके एम्यूनिशन वाली इस फौजी गाड़ी के बारे में जितनी मालूमात हासिल हो सके हासिल कर लूँ। करीम भाई उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा, एक बात याद रखना कि रॉ के चीफ मिस्टर पांडे के बंगले से मुझे हरगिज़ फ़ोन न करना। वो भारत की टॉप सीक्रेट सर्विस का चीफ है। इसके घर से जो फ़ोन किया जाता है या बाहर से जो फ़ोन आता है उसको अहमदाबाद की सेंट्रल इंटेलिजेंस पुलिस का ख़ास अमला रिकॉर्ड करता है और पूरी चेकिंग के बाद मालूम कर लेता है कि फ़ोन कहाँ किया गया था और बाहर से फ़ोन कहाँ से आया था। मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत पेश आए तो रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस के टेलीफोन बूथ से या किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से फ़ोन कर लेना। आगे तुम खुद इन बातों को बेहतर समझते हो, आखिर तुम एक ट्रेंड कमांडो सिपाही हो। मैं करीम भाई को छोड़ने कमरे के दरवाजे तक आया। उसने दरवाज़ा खोलने से पहले मेरे कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से थपथपाते हुए मेरा नाम लेकर कहा, तुमने मिस्टर पांडे तक पहुंचने की जो कामयाबी हासिल की है, मैं उसे इंतहाई मामूली कामयाबी समझता हूं। असल मरहला अब सामने आया है। ये वो मरहला है जहां तुम्हारी कमांडो ट्रेनिंग, तुम्हारी फरासत, चालाकी और अय्यारी को परखा जाएगा। तुम्हारा असल इम्तिहान का वक्त आ गया है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मुझे कमांडो स्पाइंग की ना तो कोई बाकायदा ट्रेनिंग मिली है और ना मुझे इन बातों का कोई तजर्बा ही है। तुम्हें खुद हालात का एक ज़हीन कमांडो की तरह जायज़ा लेना होगा, खुद ही ऑर्डर इशू करना होगा और ख़ुद ही उस ऑर्डर पर इस तरह अमल करना होगा कि तुम टारगेट मार लो। मैं तुम्हें जाते हुए एक ही बात कहूँगा कि देवलाली के एम्यूनिशन डिपो से जम्मू तवी जाने वाली असलहा की इस फौजी ट्रेन का तबाह होना लाजमी है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया, मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, अब तुम्हें बेहद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तुम रॉ के चीफ के बंगले पर रह रहे होगे। अहमदाबाद की सेंट्रल इंटेलिजेंस के आदमी तुम्हारी निगरानी शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें कभी वहाँ क़याम करने का मशवरा न देता, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। तुम अगर बाहर किसी जगह ठहरते और मिस्टर पांडे से राहो रस्म रखते, तब भी खुफिया पुलिस तुम्हारी निगरानी शुरू कर देती। बाहर रहकर तुम्हारी गिरफ्तारी बड़ी आसानी से की जा सकती थी, मगर रॉ के चीफ के मेहमान बल्कि गुरु की हैसियत से पुलिस उस वक्त तक तुम पर हाथ नहीं डाल सकती जब तक कि उसके पास ठोस सबूत ना हो, और तुम्हारा मिस्टर पांडे के करीब रहना भी बहुत ज़रूरी है। इस बार तुम मुझसे फ़ोन पर राब्ता करोगे। इसके बाद कोई पैगाम वगैरह देना हो तो तुम मुझे रात 12 और 1 बजे के बाद रेडियो ट्रांसमीटर पर कोड अल्फाज में पैगाम दे सकते हो। मैं हर रात 12 से 2 बजे के दरमियान अपने तय खाने वाले क्वार्टर में मौजूद रहूँगा। मैंने कहा, मगर मेरे पास तो कोई मिनी ट्रांसमीटर नहीं है। सिगरेट केस वाला ट्रांसमीटर मैंने अपने साथ नहीं रखा, क्योंकि मीनाक्षी और मिस्टर पांडे को मालूम है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। करीम भाई ने मुझे अपने होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया, फिर दरवाजे का गोल हैंडल घुमाकर एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, कॉरिडोर खाली पड़ा था। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे शक सा हुआ था बाहर कोई हमारी बातें सुन रहा है। बहरहाल तुम्हारे लिए छोटे ट्रांसमीटर का इंतज़ाम मैं करवा दूंगा। हो सकता है मैं 1 घंटे बाद तुम्हें रेडियो ट्रांसमीटर भिजवा दूँ। वही लड़का जो फूल लाया था 1 घंटे बाद एक और फूलों का गुलदस्ता लेकर आएगा। गुलदस्ते में तुम्हें एक लिफाफा मिलेगा। उसी लिफाफे में तुम्हारे लिए छोटा रेडियो ट्रांसमीटर मौजूद होगा। मेरे तय खाने वाले ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी और मुझे बुलाने का सिग्नल तो तुम्हें ज़ुबानी याद होंगे। मैंने कहा, हाँ मुझे याद हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरी दुकान पर बिल्कुल ना आना, और रेलवे लाइन वाले तय खाने का रुख भी इंतहाई देखभाल कर करना, क्योंकि आज की रात तुम रॉ के चीफ के यहाँ क़याम करने जा रहे हो और कल से अहमदाबाद की खुफिया पुलिस तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगी। खुदा हाफिज़। करीम भाई ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में झांककर दाएं बाएं देखा और फिर बाहर निकल गया। मैं दरवाज़ा बंद करके पलंग पर आकर नींद दराज हो गया। आंखें बंद कर लीं और अपने मिशन के नशेब व फराज पर गौर करने लगा। जब तक मैंने मीनाक्षी और उसके बाप और रॉ के अहमदाबाद के हेडक्वार्टर के चीफ मिस्टर जी.डी. पांडे तक रसाई हासिल नहीं की थी, तब तक बड़ी आसानी से मैं अपना रास्ता तय कर रहा था। इसमें मुझे चंद्रिका की मदद भी हासिल थी, मगर मेरे मिशन का मुश्किल तरीन मरहला अब शुरू हुआ था। यहाँ से आगे चंद्रिका ने भी मेरी मदद नहीं करनी थी। हालांकि अगर वो चाहती तो मुझे बड़ी आसानी से रॉ के हेडक्वार्टर से कश्मीर में भारतीय फ़ौजों की नकलो हरकत और रॉ की तखरीबकारी के मंसूबों वाली सीक्रेट फाइलें लाकर दे सकती थी, मगर नंदीकंड की मड़ी पर ही उसने मुझे साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैं जानती हूँ तुम भारत में क्या मंसूबे लेकर आए हो। अगर तुम पिछले जन्म में मेरे पति, मेरे खामन न
रह चुके होते तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदा न छोड़ती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने तुम्हें बुढ़ापे की उम्र तक पहुँचने से पहले जवानी में ही हलाक करवा दिया या तुम किसी हादसे में मारे गए तो मुझे अगले जन्म में 1 लाख साल तक तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए बुढ़ापे की उम्र तक पहुँचने तक तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी बन गई है। लेकिन मैं भारत देश की बासी हूँ। इस धरती ने मुझे जन्म दिया और इसी धरती की खाक में मेरी हड्डियों के फूल दफन हैं। ये मेरी जन्मभूमि है। मैं अपनी जन्मभूमि से गद्दारी नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए सिर्फ 2 काम कर सकती हूँ। पहला काम ये कि तुम्हें मीनाक्षी और मिस्टर पांडे की नज़रों में एक पहुँचे हुए जादूगर जैनी गुरु की हैसियत दे दूँगी। दूसरा काम ये करूँगी कि अगर तुम्हारे बूढ़े होने तक भारत देश के अंदर अंदर तुम्हारी ज़िंदगी को कोई मोहलिक ख़तरा पेश आए तो तुम्हें बचाने के लिए फ़ौरन वहाँ पहुँच जाऊँगी। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती और मुझे कहना भी ना। मैं चंद्रिका की मदद से जहाँ तक पहुँच सकता था पहुँच गया था। इसके आगे मैं उसका मोहताज भी नहीं था। आगे मुझे जो काम करना था उसकी मुझे पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम पलंग पर आंखें बंद किए लेटा था कि दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता ठक ठक हुई। मैंने आंखें खोल दी। दीवार पर लगे क्लॉक ने बताया कि मुझे पलंग पर लेटे हुए 1 घंटा हो चुका है। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर वही लड़का गुलदस्ता लिए खड़ा था। मैंने उससे गुलदस्ता ले लिया। लड़का वापस चला गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद करके गुलदस्ता खोल दिया। इसके अंदर एक लिफाफा था। लिफाफे में एक माचिस की डिबिया के साइज़ का सिगरेट लाइटर रखा हुआ था। मैंने इस सिगरेट लाइटर का गौर से मुतालिया किया। इसका एक पेच यानी स्क्रू निचली तरफ भी लगा हुआ था। मैंने छोटे चाकू की मदद से स्क्रू खोला तो सारा मसला हल हो गया। ये एक इंतहाई ताकतवर छोटा सा ट्रांसमीटर था जिससे खुफिया सिग्नल दिए भी जा सकते थे और सिग्नल वसूल भी किए जा सकते थे। इस ताकतवर ट्रांसमीटर पर बात भी की जा सकती थी। मैंने स्क्रू यानी पेच को दोबारा कस दिया और सिगरेट लाइटर को अपनी वास्केट की जेब में रख लिया। दोपहर को खाना खाकर मैं पलंग पर लेटकर सोचने लगा कि मुझे रॉ के चीफ मिस्टर पांडे के ऑफिस से कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले असलहे की ट्रेन के बारे में सही मालूमात कैसे हासिल हो सकती हैं। जाहिर है इतनी जल्दी मैं मिस्टर पांडे से इस किस्म का इंतहाई खुफिया राज नहीं पूछ सकता था। वो तो फ़ौरन मुझे दूसरे मुल्क का जासूस समझकर गिरफ्तार करवा देता, ख्वाह उसको मुझसे कितना ही बड़ा फ़ायदा क्यों ना पहुंचने वाला हो, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था और हिंदू नेशनल सतह पर बहुत कम गद्दारी का मुर्तकिब होता है। अगर वो मुझे गिरफ्तार ना भी करवाता तो कम से कम वो मुझे जम्मू जाने वाली फ़ौजी असलहा की ट्रेन के मुतालिक कुछ ना बताता और आगे से बेहद मोहतात हो जाता। मुझे तो अज खुद जम्मू तवी जाने वाले असलहा की गाड़ी का टाइम और तारीख का सुराग लगाना था। ये एक तरह से मेरा पहला इम्तिहान भी था। मैं काफ़ी देर तक गौर करता रहा लेकिन मैं किसी फाइनल नतीजे पर ना पहुंच सका और सो गया। सोकर उठा तो दोपहर के 4:15 बज रहे थे। मैंने जल्दी से उठकर गुस्ल किया, कपड़े बदले, माथे पर जैन धर्म के 3 सफ़ेद लकीरें डालीं और मीनाक्षी का इंतज़ार करने लगा। उसने कहा था कि वो शाम को मुझे लेने आएगी। मैंने कॉफ़ी मंगवाई और सोफ़े पर बैठकर कॉफ़ी पीने और आगे मुझे जो कुछ करना था उस पर गौर करने लगा।